स्टडी 24 उदयपुर में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम माइक्रो इकोनॉमिक्स व्यष्टि अर्थशास्त्र से संबंधित कुछ एमसीक्यूज़ हैं, बहुविकल्पी प्रश्न, जिसको आज हम इस वीडियो में सोल्व करेंगे। कहीं कहीं पर कक्षा 11वीं का जो कोर्स है जहाँ पे व्यष्टि अर्थशास्त्र है, या कहीं कहीं पर कक्षा 12वीं में भी व्यष्टि अर्थशास्त्र माइक्रो इकोनॉमिक का जो सिलेबस है उससे रिलेटेड ये एमसीक्यूज़ हैं। तो आज का हमारा सबसे पहला प्रश्न है, एक पूर्ति वक्र के साथ ऊपर की ओर संचलन का कारण होता है। ये हमारा पूर्ति वक्र है एस एस। इसमें माना कि वस्तु की कीमत ओ पी है और वस्तु की पूर्ति कितनी है ओ क्यू, और एक उत्पादक जो है वो ए बिंदु पर स्थित हैं। तो इस ए बिंदु से बी बिंदु की ओर, ठीक है, ऊपर की ओर की हम बात कर रहे हैं, तो इस ए बिंदु से बी बिंदु की ओर जाने का कारण क्या होता है? वस्तु की कीमत में वृद्धि। वस्तु की कीमत में वृद्धि होने से पूर्ति वक्र में नीचे वाले बिंदु से ऊपर वाले बिंदु की ओर संचलन होता है। तो संचलन का कारण क्या हो गया? ऊपर की ओर कीमत में वृद्धि। नेक्स्ट हमारा है सेकंड, जब कुल संप्राप्ति अधिकतम होता है तो सीमांत संप्राप्ति होता है। संप्राप्ति का मतलब क्या है? जिसे हम आगम भी कह सकते हैं। टोटल रेवेन्यू, कुल संप्राप्ति जब अधिकतम होता है तो सीमांत संप्राप्ति, मार्जिनल रेवेन्यू जो है सीमांत आगम है, वो क्या होगी? शून्य होती है। इसलिए हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन स। ठीक है, यहाँ पे शून्य कर लीजिएगा। जब टी आर कुल संप्राप्ति अधिकतम होता है तो सीमांत संप्राप्ति क्या होगा? शून्य होगा। नेक्स्ट हमारा है तीसरा, जब पूर्ति में प्रतिशत तथा कीमत में प्रतिशत परिवर्तन दोनों बराबर हो तो पूर्ति की लोच किस प्रकार की होगी? देखिए, जितना परिवर्तन, जितना प्रतिशत परिवर्तन वस्तु की कीमत में होता है उतना ही प्रतिशत परिवर्तन अगर वस्तु की पूर्ति में होता है तो इस स्थिति में पूर्ति की लोच क्या होगी? एक के बराबर होती है। ठीक है, इसलिए आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। मान लेते हैं वस्तु की पूर्ति में 10% का परिवर्तन होता है और वस्तु की कीमत में भी 10% का परिवर्तन होता है, तो कितना आ जाएगा? 1। मतलब दोनों में जब समान अनुपात में परिवर्तन होता है तो लोच कैसी होगी? इकाई के बराबर, E=1 कहा जाएगा उसे। नेक्स्ट हमारा है फोर्थ, जब कुल संप्राप्ति स्थिर दर से बढ़ता है तो औसत संप्राप्ति होगा। देखिए, कुल संप्राप्ति का मतलब क्या है? टोटल रेवेन्यू। और जब टोटल रेवेन्यू अगर एक स्थिर दर से बढ़ता है, माना कि 10, 20, 30, 40, जब स्थिर दर से बढ़ता है तो औसत संप्राप्ति का जो मूल्य है, एवरेज रेवेन्यू, वो क्या होगा? स्थिर होगा। माना कि हमारे पास में इकाइयाँ हैं 1, 2, 3, 4। अगर हम इस टी आर में इन इकाइयों का भाग देंगे, ये हमारे पास में टी आर है, ये हमारे पास में क्यू है, टी आर अपन क्यू करोगे तो क्या आ जाएगा? ए आर आ जाएगा। और यहाँ पर ए आर कितना आ रहा है? 10, 10, 10, 10। इसका मतलब क्या हो गया? जब टी आर कुल संप्राप्ति एक स्थिर दर से बढ़ता है तो औसत संप्राप्ति जो है वो क्या होगा? स्थिर होगा। सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, जैसा कि पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में होता है। नेक्स्ट हमारा है पांचवा, जब सीमांत उत्पाद शून्य होता है। सीमांत उत्पादन कितना है? शून्य है, तो कुल उत्पादन कितना होगा? अधिकतम होगा। ठीक है, तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। सब जगह आपको ध्यान रखना है कि कुल उत्पादन है, चाहे कुल उपयोगिता है, कुल संप्राप्ति या आगम है, जब ये अधिकतम होते हैं तो सीमांत का जो मान होगा वो क्या होगा? शून्य। और जब सीमांत शून्य होता है तो कुल क्या होता है? अधिकतम होता है। नेक्स्ट हमारा है सिक्स्थ, कौन सी लागत वक्र एक्स अक्ष के समांतर होता है? ये हमारा जो एक्स अक्ष के उसके समांतर कौन सा वक्र होता है? TFC, कुल स्थिर लागत। और TFC क्या होती है? ऐसी लागत जो उत्पादन की मात्रा बढ़ने या घटने पर स्थिर रहती हैं। उत्पादन की मात्रा अगर शून्य है तब भी स्थिर है, उत्पादन की मात्रा बढ़ जाए 1, 2, 3 कितनी भी हो जाए, लेकिन ये सब जगह क्या होती हैं? स्थिर। तो ऐसी लागत को क्या कहा जाता है? कुल स्थिर लागत, टोटल फिक्स्ड कॉस्ट। ठीक है सर। नेक्स्ट हमारा है 7,
यदि पूर्ति वक्र y अक्ष के समांतर होता है, देखिए जब हमारा पूर्ति वक्र y अक्ष के समांतर है, इस आकार का होता है, तो ऐसी स्थिति में पूर्ति की लॉज क्या होगी। देखिए y अक्ष के समानांतर होने का मतलब हो गया तो कीमत में परिवर्तन से पूर्ति में बिल्कुल परिवर्तन नहीं होता है, और पूर्ति में बिल्कुल परिवर्तन नहीं होता, इसका मतलब पूर्ति की लॉज क्या होगी, शून्य होगी। ठीक है, इसलिए हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए। नेक्स्ट हमारा है 8। अब देखिए यहाँ पर जब प्रति इकाई किसी वस्तु की कीमत अगर स्थिर हो, ठीक है, यहाँ पे चेंज कर लीजिएगा, जब वस्तु की प्रति इकाई कीमत क्या है, स्थिर, वस्तु की कीमत अगर स्थिर होती हैं तो इस स्थिति में क्या होगा, एवरेज रेवेन्यू, औसत आगम या औसत संप्राप्ति और सीमांत संप्राप्ति दोनों क्या होंगे, बराबर होंगे। इसलिए से आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए आर इक्वल टू एम आर। जब वस्तु की प्रति इकाई कीमत स्थिर होती हैं तो ए आर और एम आर क्या होंगे, स्थिर होंगे। नेक्स्ट हमारा है 9। जब कुल उत्पाद गिरता है, देखिए कुल उत्पाद का आकार इस तरीके से होता है, ये हमारा कुल उत्पादन वक्र है टीपी, तो ये जब गिरता है उस समय सीमांत उत्पादन की अगर हम बात करें तो सीमांत उत्पादन क्या होगा, ऋणात्मक होता है। तो कुल उत्पादन जब गिरता है तो ऐसी स्थिति में सीमांत उत्पादन क्या होगा, ऋणात्मक होगा। नेक्स्ट हमारा है 10। जब औसत उत्पाद अधिकतम होता है, तो औसत उत्पादन का अगर हम बात करें तो ये हमारा सीमांत उत्पादन वक्र हैं और ये हमारा औसत उत्पाद वक्र हैं। तो औसत उत्पादन यहाँ पे जब अधिकतम होता है, इस स्थिति में क्या होता है, सीमांत उत्पादन उसके बराबर होता है, इसलिए सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ब। नेक्स्ट है 11, 11। किस बाजार में ए आर बराबर एम आर होता है। अभी हमने एक डायग्राम बनाया था उसमें इस तरीके से कि जब वस्तु की कीमत स्थिर होती है तो वस्तु की कीमत स्थिर होने पर क्या होता है, ए आर और एम आर बराबर होता है। और ऐसा किस बाजार में होता है, पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में, पूर्ण प्रतिस्पर्धा, परफेक्ट कंपटीशन मार्केट में, इसलिए सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। और ऐसा होने का कारण क्या है कि वस्तु की कितनी भी इकाइयों की बिक्री हो, प्रति इकाई कीमत जो है वो एक तरह से क्या होती हैं, स्थिर होती हैं। नेक्स्ट है 12। किस बाजार में नई फर्मों के प्रवेश पर प्रतिबंध होता है। तो देखिए नई फर्मों का प्रवेश जो प्रतिबंधित होता है वो कब होता है, जब किसी वस्तु का बाजार में उत्पादक या विक्रेता केवल एक होता है और एक विक्रेता होता है, उस स्थिति को क्या कहा जाता है, मोनोपोली, एकाधिकार कहा जाता है, इसलिए सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन स। नेक्स्ट है 13, 13। किस बाजार में फर्म कीमत स्वीकारक होती हैं। तो देखिए जो पूर्ण प्रतियोगिता बाजार है उसमें कीमत का निर्धारण उद्योग के द्वारा होता है और उद्योग के द्वारा जो कीमत निर्धारित की जाती है फर्म उसको क्या करती हैं, स्वीकार करती हैं। तो उद्योग कीमत का निर्धारण करता है मांग और पूर्ति की शक्तियों के आधार पर और फर्म उसको स्वीकार करती है। ये कौन सी स्थिति होती है, परफेक्ट कंपटीशन, पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में ऐसा होता है। नेक्स्ट हमारा है अल्पाधिकार, ओलिगोपोली मार्केट की अगर हम बात करें तो इसमें क्या होता है, किसी वस्तु के जो विक्रेता होते हैं उनकी संख्या बहुत कम विक्रेता होते हैं, अल्प विक्रेता होते हैं, या हम कह सकते हैं फ्यू सेलर्स, कुछ ही विक्रेता होते हैं, इसलिए सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ब। नेक्स्ट हमारा है 15। जिस कीमत पर उपभोक्ता वस्तु खरीदने का इच्छुक हो और विक्रेता बेचने का तैयार हो जाए तो उस कीमत को क्या कहा जाता है। देखिए जिस कीमत पर उपभोक्ता वस्तु खरीदना चाहता है और उत्पादक उसको बेचना चाहता है तो ये जो कीमत होती है उसको हम एक तरह से क्या कह सकते हैं, संतुलित कीमत कहते हैं, जहाँ पे मांग और पूर्ति बराबर होती है, तो संतुलन कीमत, आंसर स। नेक्स्ट हमारा है 16। जब एक एकाधिकारी फर्म विभिन्न उपभोक्ताओं को विभिन्न कीमतों पर एक ही वस्तु बेचता है। देखिए जब बाजार में किसी वस्तु का केवल एक ही उत्पादक है, एकाधिकार की स्थिति मोनोपोली है, और वो क्या कर रहा है, अपने द्वारा उत्पादित किसी एक वस्तु को अलग अलग उपभोक्ताओं को अलग अलग कीमत पर अगर बेचता है तो उसको क्या कहा जाता है, कीमत विभेद कहा जाता है, प्राइस डिस्क्रिमिनेशन, इसलिए सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन स। नेक्स्ट है 17। संतुलन कीमत पर वस्तु की बेची तथा खरीदी जाने वाली मात्रा,
जिस कीमत पर, संतुलन कीमत पर वस्तु की जो मात्रा बेची जाती है और खरीदी जाती है उसको हम क्या कहेंगे, संतुलन मात्रा कहेंगे, इक्विलिब्रियम क्वांटिटी। से आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन द। नेक्स्ट हमारा है 18वां, जब किसी दिए हुए बाजार कीमत वस्तु की मांग उसकी पूर्ति से अधिक हो जाने से उसे मांग अधिक कहते हैं। देखिए ये हमारा मांग वक्र है, ये हमारा पूर्ति वक्र है, ये संतुलन की स्थिति है। ये मांग वक्र है और ये हमारा पूर्ति वक्र है। अब देखिए इसमें क्या पूछा हुआ है कि जब किसी दिए हुए बाजार कीमत पर वस्तु की मांग उसकी पूर्ति से अधिक हो जाती है उसे मांग अधिक कहते हैं। तो यहाँ पे मांग अधिक, देखिए संतुलन कीमत कितनी है, ओ से लेकर पी है, और जब कीमत इससे कम होती है P1, संतुलन कीमत से जब कीमत कम होती है तो मांग ज़्यादा होती है और पूर्ति क्या होती है, कम, जिसको हम क्या कहते हैं, मांग अधिक कहते हैं। तो इसका मतलब क्या हो गया, जो दी हुई कीमत होती है वो क्या होती है, संतुलन कीमत से कम होती है, और संतुलन कीमत से कम होती है तो हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन अ। और जब संतुलन कीमत से कीमत ज़्यादा होती है, अगर इस ओपी कीमत से ज़्यादा होती है तो कौन सी स्थिति होगी, पूर्ति आधिक्य की स्थिति होगी। नेक्स्ट हमारा है 19वां, अधिकतम सीमांत कीमत का अर्थ है। देखिए अधिकतम सीमांत कीमत का मतलब क्या होता है कि जिससे कोई भी उत्पादक या विक्रेता कानून के द्वारा जो मूल्य घोषित किया गया है उसको वो वसूल सकता है, ठीक है। और सामान्यतः सरकार क्या करती है, कभी कभी अर्थव्यवस्था में जो आवश्यक वस्तुएं होती हैं उनकी कीमतें बढ़ जाती हैं, तो ऐसी स्थिति में उनकी एक अधिकतम कीमत निर्धारित कर देती हैं। तो ये एक तरह से कानूनी कीमत हम कह सकते हैं, अधिकतम कीमत जिसे उत्पादक विक्रेता कानूनन वसूल सकता है उसको क्या कहा जाता है, अधिकतम सीमांत कीमत कहा जाता है। नेक्स्ट हमारा है 20वां, संतुलन मजदूरी दर से नीचे न्यूनतम मजदूरी दर को निर्धारित करने के कारण होगी। देखिए ये हमारा श्रम का मांग वक्र है और ये हमारा श्रम का पूर्ति वक्र है, और ये जो है वो मजदूरी दर निर्धारित हुई कितनी, ओ से लेकर डब्ल्यू, और इस संतुलन मजदूरी दर से ओ डब्ल्यू से अगर मजदूरी दर अगर कम निर्धारित कर दी जाए, माना कि W1, तो कम मजदूरी से क्या होगा, जो डिमांड है लेबर की, श्रमिकों की मांग तो ज़्यादा होगी लेकिन श्रमिक कम काम करना चाहेंगे, श्रमिकों की पूर्ति कम हो जाएगी, जिससे क्या होगा, अर्थव्यवस्था में बेरोजगारी की स्थिति आ जाएगी। इसलिए सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। तो आज के वीडियो में हम इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में हम आगे और भी जो MCQs हैं उनको हम सोल्व करेंगे।